हेलो एवरीबॉडी। ओके, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, जिस टॉपिक को हम पिछले वीडियो में देख रहे थे। ठीक है, हमने देखा था कि कॉप टू जो एक वेसिकल है वो किस तरीके से बना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ से पिंच ऑफ होकर आया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारा कार्गो प्रोटीन है जिसको जाना है गोल्जी में। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा रिसेप्टर होता है, राइट। एक रिसेप्टर, ये प्रोटीन के स्पेसिफिक होता है ये रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर यहाँ पर होगा। उसके बाद इनके बाइंडिंग से, ठीक है ना, जब ये रिसेप्टर यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा तब क्या होता है कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन में ही एक प्रोटीन रहता है आपका, उसका नाम है आपका उसका नाम है आपका SAR1, ठीक है। SAR1 प्रोटीन का GEF ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक रहता है, एक प्रोटीन है, ठीक है। इनके बाइंडिंग से ये क्या कर देता है कि यहाँ पर एक और प्रोटीन लगे हुए होते हैं, हमने देखा था। उस प्रोटीन का नाम था SAR1 प्रोटीन, जो वेसिकल बनाने में बहुत ही बड़ा रोल है इसका, ठीक है। तो क्या था, ये तो पहले तो क्या GDP फॉर्म में बाउंड होता है, राइट। GDP फॉर्म में ये बाउंड हुआ होता है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब इसको एक्टिवेट कौन करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा आपका SAR, ठीक है, SAR1 GEF। ये इसको हमने बोला था SAC12 भी बोल रहे थे। SAC12 ने जैसे यहाँ पर बाइंडिंग हुई, इसने कर दिया इसको एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट होकर क्या करेगा, इसके पास होता है दो रीजन्स, एक तो होगा हाइड्रोफोबिक और एक होगा हाइड्रोफिलिक, क्योंकि इसके पास एम्फीफेथिक नेचर होता है। जब ये ना इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये एम्फीफेथिक स्टेज नहीं दिखाता है, मतलब एक एम्फीफेथिक एक नेचर नहीं दिखाता है, ठीक है। पर जब ये एक्टिवेट होगा, ये दिखाएगा अपना एम्फीफेथिक नेचर। अब ये यहाँ पर आने लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आके ना क्या होता है, धीरे धीरे करके एक मतलब इस तरीके का एक वो बनाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये बन रहा है, यहाँ पर भी ऐसे बन रहा है ना, ऐसे 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 हो। यहाँ पर आपका रिसेप्टर है, यहाँ पर आपकी कार्गो प्रोटीन है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ कॉप 2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आ गया, मतलब ये हमारे जो प्रोटीन्स है, ठीक है ना, ये हमारे जो एक्टिवेटेड फॉर्म है SAR1 प्रोटीन। अब ये क्या करता है, दो ऐसे और हमारे प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर पर। वो प्रोटीन, उन प्रोटीन का नाम है, एक तो है आपका, दो प्रोटीन करता है ना पहले, तो एक प्रोटीन का नाम है आपका SAC23 और एक का नाम है SAC24, ठीक है। SAC24 और SAC23 मिलकर SAC24 मिलकर इनर कोट बनाता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि अब ये प्रोटीन और दो प्रोटीन को रिक्रूट करेगा। एक का नाम होगा आपका SAC13 और एक का नाम होगा आपका SAC31, राइट। अब ये दोनों प्रोटीन मिलकर आपके बनाएंगे आउटर कोट, ठीक है, आउटर कोट बनाए। अब आउटर कोट बना के क्या होता है कि यहाँ पर एक और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जो फोल्ड नहीं हुआ था, एक लॉन्ग चेन नियरली 60 to 70 न्यूक्लियोटाइड से बनकर मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं वी स्नेयर्स। ये स्नेयर्स प्रोटीन है एक्चुअली, ठीक है। हम इसको वी स्नेयर्स क्यों बोलते हैं, वी मतलब वेसिकल पे लगे हुए थे ना इसको, ये तो इसलिए हम वी स्नेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वी स्नेयर्स आके यहाँ पर चिपक जाता है। तो जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो बोर्ड में ये एक स्ट्रक्चर, एक कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ने ये क्या असल में, दिस इज योर वही कोप 1 प्रोटीन, एक कोप 2 प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे ही मतलब वो बना दिया ना, इसको होना था यहाँ पर, क्योंकि ये तो एक रिसेप्टर है ना, ठीक है। चलो तो दिस इज, अभी आप बता सकते हो कि ये क्या हमारा वी स्नेयर है। ये क्या हमारा आउटर कोट जो बना हुआ है SAC13 और SAC31 से, ये हमारा इनर कोट, ठीक है, जो बना हुआ है आपके SAC23 और SAC24 से। ये हमारे क्या है, SAR1 प्रोटीन है, राइट। इसके अंदर क्या, ये येलो में ये है आपके मेम्ब्रेन, ER के मेम्ब्रेन जो पिंच ऑफ होकर आया है। अब ये क्या है, ये जो मतलब एक त्रिशूल सा बना हुआ है मिडिल में, ये आपका मतलब रिसेप्टर, ठीक है। और रिसेप्टर के ऊपर लगे हुए ये आपके
कार्गो प्रोटीन, जिसको जाना है उस पार, ठीक है, ER को छोड़कर अब जाना है इसको गोल्जी में। तो यही सारा मतलब इतना सारा ना कुछ किसके लिए हुआ, इसी के लिए तो हुआ ना, इसको अब पहुंचाना है ना उस साइड, ठीक है। इस तरीके से एक वेसिकल बनता है, इसका हम नाम बोलते हैं ना कॉप, इसका नाम है हमारा COP2, ठीक है। अब देखिए ये हुआ हमारा साइटोप्लाज्म में आ गया, ये आ गया हमारा किस में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, ये आया हमारा साइटोप्लाज्म में। अब देखिए दिस इज आवर ER, ये हमारा गोल्जी है, ठीक है ना। अब ये वेसिकल यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, वेसिकल यहाँ पर आ गया है। अब क्या होता है कि ये तो फ्री फॉर्म में है, राइट, फ्री स्टेट में है वेसिकल ER से, तो ये अभी मतलब बंधा हुआ नहीं है ना, ER से अलग है, ठीक है ना, ना तो गोल्जी के पास है ना तो ER के पास, ये मतलब अपने अभी उसमें एनवायरनमेंट में मतलब साइटोप्लाज्म में ऐसे अपनी एक स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने, राइट, एक वेसिकल बना लिया, वहीं पर ये लोग मस्त है। तो अभी जाना है इनको यहाँ से, ये हमारे ER से जाना है गोल्जी में, तो यहाँ पर ये आकर ये डायरेक्शन को भूल भी सकता है ना, राइट। इनको कैसे पता चलेगा कि इनको जाना है, इनको गोल्जी पर ही जाना है, राइट, ये तो कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि सेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी जा सकता था, राइट, अब ये न्यूक्लियस में भी जा सकता था, राइट, पर ये गोल्जी में ही क्यों जाएगा, यहाँ पर भी एक सिग्नलिंग काम करता है, ठीक है। एक प्रोटीन आएगा इस चीज़ को मतलब इसको बनाने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए, उसका नाम है आपका रैब प्रोटीन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रैब, RAB रैब, ठीक है ना। रैब प्रोटीन यहाँ पर आता है, ठीक है। अब रैब प्रोटीन पहले तो क्या होता है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है, ठीक है। रैब प्रोटीन भी पहले किस में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में होता है रैब प्रोटीन, क्योंकि ये भी GTPase ही है, मतलब ये भी एक प्रोटीन है, पर किस तरीके का प्रोटीन है, GTPase प्रोटीन, ठीक है, मतलब ये GTP को हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर ये इनएक्टिव है, तो फिर इनएक्टिव के लिए क्या होगा, GDP बाउंड होगा, राइट, GDP बाउंड होगा। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि ये पर्टिकुलर हमारे जो प्रोटीन है, दिस इज आवर, ये क्या हो गया, अभी हमारा इनएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि ये GDP से बंधा हुआ है, अभी साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, ये भी ठीक। जो ये रैब प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, राइट। अब इसको भी एक और प्रोटीन यहाँ पर, फॉर एन एग्जांपल ये हमारा रैब प्रोटीन है, ठीक है, मतलब ये रैब प्रोटीन है, ठीक है ना, एग्जांपल के लिए आप बस यहाँ पर इमेजिन करना इस चीज़ को। तो इन पर लगे हुए होते हैं इसको ना मेंटेन कर रखने के लिए, क्योंकि यार ये तभी एक्टिव हो सकता है ना जब वहाँ से कॉप वेसिकल आए, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है अब कॉप जो 2 वेसिकल है उसको डायरेक्ट करना कि हाँ भाई तेरे को इधर जाना है, ठीक है, ये डायरेक्शन देगा आपके रैब प्रोटीन। अब ये तभी एक्टिवेट होगा ना जब मतलब यहाँ पर कोई वेसिकल बने, राइट, कोई वेसिकल आए तभी तो ये एक्टिवेट हो सकता, तभी तो इसका काम चलेगा ना, तो ऐसे तो वो एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो इनएक्टिवेट के लिए भले ही इसको क्या मतलब ये GTP फॉर्म में रहता है, ठीक है, पर यहाँ पर कौन एक मतलब इनहिबिटर की तरह काम करता है बोल सकते हैं हम, जिसको जो प्रोटीन इस रैब प्रोटीन को इसी फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में मेंटेन करके रखेगा, उस प्रोटीन का नाम है हमारा GDI, ठीक है, GDI मतलब रैन GDP डिसोसिएशन इनहिबिटर, ठीक है ना। तो क्या आता है यहाँ पर, चलो यहाँ पर GDI यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर है, इसके 2 फंक्शंस हैं, इसके 2 मतलब क्या बोल सकते हैं हम ना, इसके 2 बेनिफिट है। एक तो रखेगा ये मेंटेन, ठीक है ना, इसको मेंटेन करके रखेगा, और दूसरा है ये अभी साइटोप्लाज्म है, राइट, साइटोप्लाज्म में क्या है, पानी, तो पानी है, अब इसको सॉल्युबल भी कौन बनाता है, GDI ही बनाता है, ठीक है ना, GDI बनाता है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर होता है आपके मेंबर, यहीं पर एक प्रोटीन होता है, ठीक है, इनएक्टिव। अब यहाँ पर तो वो आ गया ना आपकी प्रोटीन बने, राइट, प्रोटीन बने, वेसिकल बने। अब यहाँ पर एक मेम्ब्रेन में क्या होता है कि हमारे एक और प्रोटीन होता है, ठीक है, जिस तरीके से आपके रैन प्रोटीन को SAR1 प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए SAR1 GEF था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, एक GEF प्रोटीन होगा, ठीक है।
यहाँ पर होता है रैब, ठीक है, GEF, ओके, रैब GEF हम बोल सकते हैं। ये क्या कर देगा, जैसे इसको पता लगे कि हाँ वेसिकल बन गया है, तो ये क्या कर देगा अब झट से यहाँ पर मतलब रैप को अब एक्टिवेट कर देगा, मतलब GTP से बाउंड कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, ठीक है ना। अब जैसे आपके रैन प्रोटीन ने रैप प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जैसे रैप प्रोटीन एक्टिवेट हुआ ना, अब क्या करता है कि ये जाकर आपके जो ये वेसिकल बने हुए थे, वेसिकल इन पर जाकर क्या होगा अटैच, ठीक है ना, रैप प्रोटीन इन पर जाकर, चलो हम इस तरीके से बनाएंगे, एक वेसिकल है, ठीक है ना, यहाँ पर बनाए आपका कॉप वेसिकल, कॉप टू वेसिकल, इस पर आप डायरेक्शन देने के लिए कौन जाकर बाइंड होगा, आपके रैब रैप प्रोटीन, ठीक है, जो एक अब फुल्ली एक्टिवेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा कि इसके एक्टिवेशन से, अटैचमेंट से क्या होता है कि जब इस पर ना रैप जाकर चिपकेगा ना, तब तक ये मतलब इसने ना आधा रास्ता ये जा चुका होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिस है, राइट, यहाँ पर सिस है, अब यहाँ पर क्या सिस फेस गोल्जी का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पर होंगे आपके, जैसे यहाँ पर अटैचमेंट हुई ना, यहीं पर इसी वेसिकल पर होंगे आपके अनदर टाइप के प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलेंगे प्रोटीन काइनेज, ठीक है। अब आप लोग पता लगा सकते हो कि काइनेज है तो कुछ ना कुछ फॉस्फोराइलेशन से कुछ अटैच, मतलब वो है फॉस्फोराइलेशन से कुछ मतलब है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये काइनेज प्रोटीन जो यहाँ पर वेसिकल्स में, अब ये क्या करेगा, ये करेगा आपके जो जितने भी आपके प्रोटीन्स थे जो कोड बना रहे थे, आपके आपके हमारे SAC 23 हो गए, SAC 24 हो गए, राइट, SAC 13, SAC 31, इन सभी प्रोटीन्स को क्या करेंगे, अब ये करेंगे, ये प्रोटीन काइनेज करेंगे फॉस्फोराइलेट, ठीक है। जैसे फॉस्फोराइलेट होगा, धीरे धीरे करके ये क्या होगा, अब धीरे धीरे करके ये कोड प्रोटीन आपके उतरने लगेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे करके उतरने लगेंगे। अब हम गोल्जी के पास आ पहुंचे हैं, ठीक है। अब गोल्जी में क्या होता है, अब इतना सारा ये वेसिकल कर रहा है, इतना सारा, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भी किया और उसको भेजा, राइट। तो अब फर्ज तो बनता है, क्योंकि यार जाना तो गोल्जी में, गोल्जी का फायदा है इसमें, राइट। तो गोल्जी का भी तो कुछ बनता है, राइट, इसमें भी कुछ रोल तो होनी चाहिए, हाँ इसमें भी कुछ रोल्स है एक्चुअली। इनमें होते आपके ना, यहाँ पर होंगे आपके एक प्रोटीन, गोल्जी के मेम्ब्रेन में होंगे एक प्रोटीन जिसको हम बोलेंगे रैब इफेक्टर, यहाँ पर होंगे रैब इफेक्टर। अब देखिए रैब प्रोटीन यहाँ पर आकर चिपक गया, ठीक है ना, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पर आ गया, क्या होगा, इसने इसको पहचान लिया, मतलब इनमें ना एफिनिटी, मतलब एक बॉन्डिंग सा बन जाता है, ठीक है ना। तो ये खींचने लगता है इसको, ओके, ओ भाई साहब इधर आओ, यहाँ पर हूँ मैं, ऐसे करके ये बुलाएगा, मतलब ऐसे मैं तो बता रहा हूँ, पर फिर भी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि हाँ मतलब रिकॉग्नाइजेस, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक एफिनिटी से बन जाता है, ठीक है, एक मतलब बॉन्डिंग से बन जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा, तब इस प्रोसेस को हम ना हम थेदरिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। थेदरिंग मतलब खींच रहा है, कोई एक चीज़ तो खींच रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम थेदरिंग प्रोटीन भी बोल सकते, क्योंकि ये इसको ना थेदरिंग प्रोसेस को करवा रहा है, राइट है। तो मतलब ये क्या है, रैब फैक्टर पर इसको हम एज ये प्रोटीन भी बोल सकते हैं, थेदरिंग प्रोटीन, मतलब वही रैब फैक्टर। अब ये क्या कर रहा है, थेदरिंग प्रोसेस को मतलब इनिशिएट कर रहा है ना, क्योंकि ये पुल कर रहा है, एक फोर्स से जनरेट होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर आ गया ये वेसिकल, जैसे जैसे यहाँ पर आ गया, क्या करता है, अब ये भी रैब है, ये भी रैब है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते, तो क्या करेगा, अब इसके यहाँ पर भी आने से और ज़्यादा फॉस्फोराइलेशन होंगे, ठीक है। आपके जो वेसिकल्स है, इन वेसिकल्स में जो प्रोटीन काइनेज लगे हुए, ये और ज़्यादा क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कराएगा, और ज़्यादा कराने से क्या होता है, आपकी जो SAR1 प्रोटीन है और जो SAC प्रोटीन है, जो SAC में क्या है आपके 13 है, 31 है, 23 है, 24, ये सभी क्या हो जाएंगे, अब डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब
मतलब डिसोशिएट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर क्या था, हमारा एक प्रोटीन था, स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको हमने बोला था वी स्नेयर्स, राइट। अब यहीं पर आपकी गोल्जी के मेम्ब्रेन में ही एक और स्नेयर प्रोटीन होता है, उनको हम बोलेंगे टी स्नेयर, ठीक है ना, क्योंकि ये टारगेटेड ऑर्गेनल्स पर है, इसको हम बोलेंगे टी स्नेयर। अब टी स्नेयर की एक खास बात ये है कि जैसे आपके वी स्नेयर्स ना, वी स्नेयर में खाली एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ठीक है ना, पर टी स्नेयर में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर क्या होगा, अब एक तो मतलब रैब इफेक्टर और रैब प्रोटीन में आपके एफिनिटी बन रहे थे, राइट, खींच रहा था, मतलब एक पुलिंग फोर्स वहाँ पर लग रहा था। और दूसरा क्या आ गया, अब ये दोनों भी जैसे यहाँ पर आ गया, ये दोनों क्या करेगा अब, मतलब इन दोनों मतलब ये फ्यूज़ करने लगेंगे, ठीक है। यहाँ से खींच रहा है आपके, यहाँ से खींच रहा है आपका वी स्नेयर, सॉरी टी स्नेयर, यहाँ से खींच रहा है आपका वी स्नेयर। तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना, यहाँ से एक फोर्स जनरेट होगा कि वहाँ इधर आ, अब यहाँ पर टीन है तो फिर इधर को ही आएगा ना, तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही मैस हो गया, मैं आप इसको वो करके आप लोग को बताता हूँ, सॉरी। यहाँ था आपका वी स्नेयर, सॉरी टी स्नेयर। अब वेसिकल में था आपका वी स्नेयर, ठीक है, वेसिकल में था आपका वी स्नेयर, ठीक है ना। वी स्नेयर और टी स्नेयर के अब बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होकर मतलब फ्यूज करेंगे, ठीक है ना, एक फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर फ्यूज होगा एक वेसिकल, ठीक है ना, एक वेसिकल यहाँ पर था, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के इंटरैक्शन से ये वेसिकल क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अब यहाँ पर जो भी प्रोटीन था, कार्गो प्रोटीन, अब वो क्या होगा यहाँ पर, रिलीज, ठीक है, रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर रिलीज हो गया। अब रिलीज होने के बाद क्या करेगा, रिलीज होने के बाद अब ये तो बस छोड़ने ही आ रहा था ना, राइट, ये जो अभी मेम्ब्रेन बन रहा था और जितने भी ये यहाँ पर मतलब जितने भी प्रोटीन्स थे, जो भी थे, सभी क्या करने के लिए आया था, इसको छोड़ने के लिए। अब ये तो इनका तो काम हो गया, राइट। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा एक और प्रोटीन जिसको हम बोलेंगे NSF, ठीक है, NSF मतलब नेम सेंसिटिव फैक्टर, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन इनमें अब होता है ATPase एक्टिविटी, मतलब ये ATP को हाइड्रोलाइज करके क्या होगा, अब यहाँ एनर्जी ये निकाल सकता है, ठीक है। अब उस एनर्जी से क्या करेगा, ये जो फोर्स यहाँ पर लगे हुए थे ना, जो फोर्स यहाँ पर अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं, मतलब वी स्नेयर और टी स्नेयर, इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। हाँ जी, तो देखिए अब मतलब ये ATP इनमें होता है ATPase एक्टिविटी, तो फिर मतलब ये ATP को हाइड्रोलाइज करके अब क्या करेगा, जो एनर्जी मिली इसको, ये प्रोटीन को, वो एनर्जी क्या कर देगा, अब वो एनर्जी यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, ये एक हो गया हमारे वी स्नेयर, और ये हमारे ये हमारे है हमारे टी स्नेयर। इन दोनों के इंटरैक्शन को क्या कर देगा, अब इन दोनों के इंटरैक्शन को ये मतलब ब्रेक कर देगा, ठीक है, इनके बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा एक वी स्नेयर, ठीक है ना, यहाँ पर एक वी स्नेयर, और फिर टी स्नेयर तो यहीं पर है, राइट, टी स्नेयर तो यहीं पर है, क्योंकि टी स्नेयर तो हमारे मेम्ब्रेन में ही बाउंड होते थे ना। दिस इज योर टी स्नेयर, राइट, टी स्नेयर। अब NSF एक प्रोटीन इन दोनों के बॉन्डिंग को तोड़ देता है, राइट। तोड़कर अब ये वी स्नेयर किस तरीके से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर कोप वेसिकल बन रहा था ना, कोप 2 वेसिकल, ये वहाँ पर किस तरीके से जाता है, राइट। और फिर ये NFS, ये एक हमारा प्रोटीन है, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है ना, किस तरीके से फंक्शन करता है ये अभी अननोन है, ठीक है ना। साइंस हमारे फील्ड में अभी इसको अभी तक मतलब कोई भी डिस्कवरी या तो फिर हम बोल सकते हैं कुछ पता नहीं चला अभी तक, ठीक है। पर ये है कि जो NSF ये हमारे एक प्रोटीन, इसके साथ ना एक कोफैक्टर होता है इसको हम बोलते हैं स्नैप, ठीक है, ये एक कोफैक्टर है, ठीक है, इसके साथ मिलकर ये काम करता है। पर अब किस तरीके से करता है, एक कंप्लीट नॉलेज वो अभी यहाँ पर इनको पता नहीं चला है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मतलब कोप 2 बनता है और कोप 2 किस तरीके से गोल्जी में फ्यूज़ होता है, राइट। और फिर कौन डायरेक्ट करता है, रैप प्रोटीन का फंक्शन क्या है, वी स्नेयर का फंक्शन क्या है, टी स्नेयर का फंक्शन क्या है,
ओके। अब और ये जितने भी प्रोटीन्स थे कॉम्प्लेक्स बन रहे थे आपके, ऐसे एक प्रोटीन हो गए आपके, और फिर SAR प्रोटीन हो गए, राइट। ये सभी किस तरीके से काम करता है आप लोग को शायद ही समझ में आ गया होगा। ओके ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए।